बीबीसी दुनिया में आज देखिए, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी तैयारियों में जुटे इसराइल और हिजबुल्लाह। इसराइल ने कहा, लेबनान में जमीन के रास्ते दाखिल होकर शुरू किया जा सकता है सैन्य अभियान। सेना की 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष में शामिल करने का ऐलान। मध्य पूर्व में बेकाबू होते जा रहे हालात के बीच इसराइल ने मार गिराई तेल अवीव की ओर दागी गई हिजबुल्लाह की मिसाइल। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, बुधवार को इसराइली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में गई 50 से ज्यादा की जान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। दिखाएंगे इसराइली हमलों के बीच दक्षिणी लेबनान में कैसे हैं हालात, लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल पर लगाया मध्य पूर्व में जंग भड़काने का आरोप। साथ ही पश्चिमी देशों के साथ चले आ रहे गतिरोध को सुलझाने के भी दिए संकेत। 2015 में की गई परमाणु संधि को फिर से सिरे चढ़ाने में दिखाई दिलचस्पी। चीन का दावा, प्रशांत महासागर में किया डमी विस्फोटक से लैस नई बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण। मिले संकेत, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से लंबी दूरी तक परमाणु हमले करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। चैरिटी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर MSF ने कहा, गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान के दक्षिणी दारफुर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। जिन बीमारियों का हो सकता है इलाज, उनकी वजह से भी जा रही है मांओं और बच्चों की जान। लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह बीते साल अक्टूबर से ही कह रहा है कि वो इसराइल पर इसलिए हमले कर रहा है ताकि वो गाजा में अभियान बंद कर दे। इस दौरान उसके हमले उत्तरी इसराइल तक ही सीमित रहे थे। अब जब इसराइल बीते 3 दिनों से लगातार उसके ठिकानों पर हमले कर रहा है, तब भी उसने रॉकेट दागकर ही जवाब दिया था। मगर पहली बार ऐसा हुआ है जब हिजबुल्लाह अपनी रणनीति को बदलता हुआ दिख रहा है। क्या है ये बदलाव और क्या इससे वो इसराइल को कोई संदेश देना चाह रहा है? देखिए खबर स्टोरी में। लेबनान में इजरायली हमले शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार इसराइल के अहम शहर तेल अवीव की ओर मिसाइल दागी। इसके बाद तेल अवीव में सायरन बज उठे। इसराइली सेना ने कहा कि उसने इस मिसाइल को बीच में ही मार गिराया। इसराइल में किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह हमला जवाबी कार्रवाई थी और इसे इसराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए किया गया था। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ये जो इकलौता रॉकेट दागा गया है, लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट, शायद इससे हिजबुल्लाह ये संदेश दे रहा है कि इजराइल की कोशिशों के बावजूद उसके जखीरे में लंबी दूरी तक सटीक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। अब इसराइल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड्स को भी उत्तर की ओर तैनात करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसराइली सेना लेबनान में जमीन से दाखिल होकर अभियान छेड़ सकती है। इस बीच इसराइल ने भी लगातार तीसरे दिन लेबनान में हवाई हमले जारी रखे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक इन हमलों में 560 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 बच्चे हैं। बेरूत में हजारों लोगों ने स्कूलों और दूसरी इमारतों में शरण ली है। बुधवार को भी इसराइली हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि संघर्ष के कारण करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर दक्षिणी लेबनान से हैं। बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरेन दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं। वहां कैसे हालात हैं, जानने के लिए देखिए उनकी ये रिपोर्ट। शोक में डूबे लोग। ये दक्षिणी लेबनान का साकिया गांव है। बीते सोमवार को यहां हुई इस्राएली बमबारी में 11 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 4 महिलाएं, एक बच्चा और 7 साल की एक लड़की जूरी भी शामिल थी। जूरी के पिता मोहम्मद हल्ला कहते हैं कि वो एक मासूम बच्ची थी और अब वो एक शहीद है। वो हिजबुल्लाह के नेता शेख हसन नसरल्लाह का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि भले ही जान ले ली जाए, मगर वो उनके साथ रहेंगे। इसी दिन इसराइली हमले में मारी गई दीना दरवीशी और उनके बेटे का भी शोक मनाया जा रहा है। यहाँ वो संयुक्त राष्ट्र की रेफ्यूजी एजेंसी के साथ काम कर रही थी। संस्था का कहना है कि वो इससे गुस्से और गम में है और नागरिकों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बीते रोज दक्षिणी लेबनान में बचाव कार्य में लगे सिविल डिफेंस कर्मियों ने एक बुजुर्ग को सुरक्षित बचाया, जो अपने ही घर के मलबे में दबे हुए थे। अब भी दक्षिणी लेबनान से कई लोग भाग रहे हैं।
हमने कई लोगों को इजरायली हमलों से बचने के लिए पैदल जाते हुए भी देखा। उन्हें डर है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। एक ताज़ा हमले के बाद उठ रहे धुएं पर भी हमारी नजर गई। हमने उसे और करीब से देखा, लेकिन हमें पता चला हिजबुल्लाह भी इस पर नजर बनाए हुए था। Well, we've just seen हमने अभी अभी एक ऐसी जगह देखी जहां पर इजरायली हमला हुआ था। ये एक कॉमर्शियल बिल्डिंग लग रही थी। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे वैसे ही हिजबुल्लाह के लोग भी आए और हमें रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया। भले ही उन पर भारी हमला हो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस इलाके पर इनका नियंत्रण बना रहे। और बेरूत में भी लगातार हमले जारी हैं। एक बड़ी जंग करीब आती दिख रही है। इसराइल ने मंगलवार को हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मारने का दावा किया है। एक लंबी फहरिस्त में उनका भी नाम था, लेकिन हिजबुल्लाह ने लड़ना जारी रखा है। और एक तो पूरी दुनिया हिजबुल्लाह और इजराइल में बड़ा संघर्ष रोकने की कोशिश कर रही है, मगर हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में ज़मीनी अभियान शुरू करने के संकेत दिए हैं। इजराइल का कहना है कि हवाई हमले हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए किए गए थे। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो उसे हिजबुल्लाह के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है और एक बड़ी जंग छिड़ने के आसार लगने लगे हैं। और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे नुसरत फतेह अली खान की अनसुनी कव्वालियां। और एक और महत्वपूर्ण खबर की बात, अब से कुछ ही देर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए वहां मौजूद नेताओं के सामने रूस को हराने का अपना विक्ट्री प्लान पेश करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति एक हफ्ते के लिए अमेरिका में हैं और इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने विक्ट्री प्लान शेयर करेंगे। बीती रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूस के साथ चल रही जंग को सिर्फ बातों से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर उसके उठाए गए कदमों से वहां शांति लाई जा सकती है। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ज़ेलेंस्की के हाँ में हाँ मिलाई और रूस को समर्थन करने वाले ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग उठाई। Iran has been providing armed drones to the Kremlin since 2022. 2022 से ही ईरान रूस को हथियारबंद ड्रोन्स दे रहा है। उसने रूस में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई। कुछ ही हफ्तों पहले उसने कम दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रूस तक पहुंचाया और इन हथियारों को कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग भी रूसी सैन्य अधिकारियों को दी। उधर उत्तर कोरिया ने रेलगाड़ी भरकर हथियार और गोला बारूद रूस को दिए हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर्स और लाखों गोलियां हैं। ईरान और उत्तर कोरिया रूस को कत्लेआम और यूक्रेन के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जिंदगियां उजाड़ने में मदद कर रहे हैं। Women and children. इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था IAEA के प्रमुख ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो ईरान जा सकते हैं, जहां वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे। रफाल ग्रासी का ये बयान संयुक्त राष्ट्र आम सभा में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के पहले संबोधन के बाद आया। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल की कड़ी निंदा की और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष को और भड़काने का आरोप लगाया, पर साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि उनका देश पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौते को लेकर मौजूद अड़चनें दूर करने के लिए तैयार है। साल 2015 में हुए इस समझौते के तहत ईरान को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट सीमित करना था, मगर यह समझौता 3 साल बाद टूट गया जब अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया था। पर मध्य पूर्व में जारी तनाव को कम करने में ईरान की क्या भूमिका हो सकती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना रुख नरम कर वो क्या दिखाना चाहता है, इस बारे में बता रहे हैं BBC फारसी सेवा के कसरा नाजी। Iran is very concerned, of course. Hezbollah is a creation of Iran in southern Lebanon. ईरान इजराइल के साथ जंग में नहीं उलझना चाहता। उसे लगता है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है और ये उसके हिसाब से सही भी है, क्योंकि ईरान की आर्थिक हालत इस समय बेहद खराब है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का रुख थोड़ा नरम है और वो न्यूयॉर्क इस संदेश के साथ गए हैं कि वो बाहरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों के साथ संबंध ठीक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए,
उन्हें किसी के साथ जंग में नहीं उलझना और वो फिर से वही परमाणु करार करना चाहते हैं जो उनके यूरेनियम इनरिचमेंट को सीमित करता है। बदले में वो चाहते हैं कि उन पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वो खुश होंगे। तो संदेश साफ है कि वो दूसरे देशों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के देश इसे लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि वो ईरान पर विश्वास नहीं करते। इसलिए न्यूयॉर्क में दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ ईरानी राष्ट्रपति की कई सारी बैठकें हो रही हैं, जिसमें उन्हें परखा जा रहा है कि क्या वो विश्वास करने लायक शख्स हैं या नहीं। Assess whether the new president is genuine. और नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ के दीवाने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया में हर जगह हैं। उनके जाने के बाद अब उनकी अनसुनी कव्वालियों का जादू एक बार फिर वापस लौटेगा। अगर आपको उनकी कव्वालियाँ पसंद हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। उनका एक पुराना रिकॉर्ड मिला है जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ था। कैसे हुआ ये और कहाँ मिला ये रिकॉर्ड, जानने की कोशिश की BBC संवाददाता एहसान महमूद और रुबाब बतुल ने। 90 का दशक, वो दौर जब नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ हर ओर गूंज रही थी। इसी बीच साल 1997 में इस फनकार ने अपने चाहने वालों को गमज़दा छोड़कर दुनिया को अलविदा कह दिया। वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले गए। वो जितना काम कर गए ना, वो कोई शायद 100 साल की ज़िंदगी में भी कोई आर्टिस्ट काम नहीं कर सकेगा। लेकिन उनके इंतकाल के करीब 27 साल बाद ब्रिटेन के एक छोटे से शहर में उनकी गाई कव्वालियों की ऐसी एल्बम मिली जिसे रिलीज़ नहीं किया गया था। यहाँ हम रिकॉर्ड्स और टेप्स रखते हैं। आर्काइव को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमें नुसरत फतेह अली खान की एक एल्बम मिली। ब्रिटेन के इस म्यूजिक स्टूडियो में नुसरत फतेह अली खान ने अपने करियर के पीक के दौरान कई रिकॉर्डिंग्स की थी। यहीं पर ये एल्बम रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद मिली। 1990 के दौरान नुसरत साहब हमारे साथ काफ़ी म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे। उस वक्त नुसरत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। तब हम काफ़ी व्यस्त थे। हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा म्यूजिक रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि वो अपने काम में काफ़ी माहिर थे। हमने एक रिकॉर्ड अपने आर्काइव में डाल दिया और उसे भूल गए। 30 साल से ज्यादा पुरानी एल्बम आज तक कैसे सही रही, ये अपने आप में अचंभा था। हमने इन टेप्स को क्लाइमेट कंट्रोल कंटेनर में रखा था। हालांकि खतरा इनके खराब होने का रहता है, इसलिए हमने इसे ठीक से रखा था। कभी देखे कि जो 30 साल से लोगों को नहीं मिला, अब वो मिलेगा। ज़बान समझ ना आए तो भी इस आवाज की कशिश अपनी ओर खींच लेती है। कव्वाली तो दिल से समझ आती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लगता है जैसे वो कमरे में वापस आ गए। नुसरत फतेह अली खान उन चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट में से एक थे जिनकी आवाज़ के दीवाने ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान में थे, बल्कि दुनिया भर के वो लोग भी थे जो उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। स्फिंक्स फेस्टिवल होता है एंटवर्प में। मैं उठा सुबह प्रोग्राम से पहले, कभी फेस्टिवल था तो मैंने कहा मैं जाके खान साहब को भी उठाऊँ, देखूँ जाके टाइम पे रेडी हो। तो मेरा ख्याल है बमुश्किल 10 साल का बच्चा होगा, डच। वो एक आम ले गए ना तो खान साहब के कमरे के बाहर बैठा है, जिसकी ज़ुबान भी हमारी नहीं है, जिसका कल्चर भी हमारा नहीं है। बोलता है मैंने इनको गिफ्ट देना है। लास्ट शो बर्मिंघम में होता, टाउन हॉल बर्मिंघम में हमें टेलीफोन आने शुरू हो गए गोरों के। कहा भाई किस आर्टिस्ट की चाहिए बाकी, क्योंकि कई आर्टिस्ट हमने निकाले हुए थे। तो कहते हैं कि भाई नुसरत। मैंने कहा भाई नुसरत, कहते यस। मैंने कहा आपने कहाँ पे सुन लिया इसको नुसरत को? कहते हैं कि उसकी कव्वाली जो है रेडियो 1 पर प्ले की थी। नुसरत फतेह अली खान ने ऐसी विरासत छोड़ी है कि आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में उनकी दिलकश आवाज उतरती रहेगी। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाइव।